नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का जनादेश आ गया 6 दिन पहले। महाजीत हासिल की महाराष्ट्र में महायुति ने। और जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दिया, जो एक परंपरा होती है, एक रवायत होती है, नई सरकार बनने से पहले इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर वो इस्तीफा देंगे, और 27 तारीख को 2 दिन पहले सामने आकर बोले कि भाई ऐसा जनादेश मिला है, बीजेपी का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है, जो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाहें और जिसे चाहें, यानी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री जिसे भी बनाना चाहें बनाए, हम रास्ते में रोड़ा नहीं है। तो माया नगरी भी है मुंबई, और बॉलीवुड, कुछ लोगों को बॉलीवुड से एतराज है तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ भी है। तो फिल्मी भाषा में कहूं तो लगा कि दी एंड आ गया, कहानी खत्म, पिक्चर समाप्त। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। क्या? थोड़ा सा इंतजार के बाद मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो वो चेहरा तो देवेंद्र फडणवीस से सीधा सीधा चटमंगनी तिपट ब्याह क्यों नहीं हो रहा, नाम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा। बैठकों का दौर होना था, वो तफसील आपको अभी बताऊंगा। वो बैठकें भी एकदम थम गई हैं। कल एक बड़ी बैठक हुई, उसकी तफसील भी आपको देने वाला हूं। लेकिन इस बीच झोला उठाकर गांव चले गए एकनाथ शिंदे। कहा जा रहा है तबीयत नासाज है, कहा जा रहा है कल ही आ जाएंगे। गांव की याद क्यों आ गई? हम तो झोला उठाकर चले। कोई संदेश भी दे रहे हैं क्या? प्यारे भाई वो बने हुए हैं महाराष्ट्र की जनता के, लाडकी बहना योजना के चलते, या अब सारे मलाईदार मंत्रालय वो चाहते हैं, वित्त मंत्री तो अजित पवार ही बनेंगे। तो इतना बड़ा जनादेश लेकर बीजेपी सिर्फ मुख्यमंत्री पद के साथ ही संतोष करती दिखाई देगी क्या? यह राजनीति का अजब गजब खेल हो रहा है, और इसी की परतें आज हम खोलने वाले हैं। आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा हैं। पैनलिस्ट से वो सवाल मैं पूछूंगा। आपके सवालों के जरिए इस चर्चा को, इस शो को और बेहतर बनाने की हम कोशिश अब लगातार कर रहे हैं। तो अपने सवाल हमें भेजिए, तैयार हो जाइए। बात होगी महाराष्ट्र की, जहां पर राजनीतिक फिल्म अभी बाकी है। अभी क्लाइमेक्स नहीं आया जो हमें लग रहा था। 23 नवंबर को कहानी फिनिश, खल्लास। ऐसा जबरदस्त जनादेश आया महायुति के पक्ष में। 288 में से 235 हवा निकाल दी महाविकास अघाड़ी की। हालत ऐसी कि ना कांग्रेस, ना शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, ना एनसीपी अजित पवार गुट, किसी के पास इतने नंबर भी नहीं आए कि अपने दम पर वो नेता प्रतिपक्ष बन सके। उसके लिए किसी भी पार्टी के पास विपक्ष में 29 विधायक होना जरूरी है, वो भी नहीं आए। और एनसीपी कह रहा हूं, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट 57 सीटें लेकर पूरे महाविकास अघाड़ी से ज्यादा सीट ले गए। बीजेपी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और उसके बाद जब आकलन किया गया, देखिए जो बीजेपी है, बीजेपी ने 132 सीटें अपने दम पर जीत ली। 149 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। 89% का स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट। और महाराष्ट्र के अपने चुनावी इतिहास में बीजेपी ने कभी भी 122 का आंकड़ा अपने दम पर पार नहीं किया था, उससे भी 10 सीटें ऊपर। तो बस एक वो हल्का सा सवाल लहराया था हवा में 23 के बाद कि क्या एकनाथ शिंदे ही बने रहेंगे मुख्यमंत्री, या दरअसल जनादेश ऐसा है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा और वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। और मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया था, मियाँ बीवी बच्चे समेत उनकी धर्मपत्नी, उनकी मां ने तो कह दिया सबसे ज्यादा मेहनत देवेंद्र फडणवीस ने की है, उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिटिया भी आई और ये तय हो गया। 27 तारीख को तो बाकायदा ऐसा लगा, मुहर लग गई, नोटराइज हो गया कि अब
मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, यानी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। जब एकनाथ शिंदे वो आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबके सामने पहुंचे और बोले हमें कोई अड़चन नहीं है, ना हम अड़चन है पूरी शिवसेना को मोदी जी का फैसला स्वीकार। मैं आम आदमी हूं, आई एम अ कॉमन मैन, मैंने खुद को कभी सीएम समझा ही नहीं, मुझे पद की लालसा नहीं, महाराष्ट्र में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, सरकार गठन में हम अड़चन नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का हमेशा साथ मिला है और जो उनका फैसला वही सही होगा। तो डिप्टी सीएम बन जाएंगे एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री रहेंगे अजित पवार, ऑल इज वेल। ये कल तक होता दिखा। कल देर रात एक अहम बैठक भी हुई और यह बैठक हुई जिसमें अमित शाह मौजूद थे। ये अमित शाह के साथ बैठक थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार थे। रात 10 बजे यह बैठक शुरू हुई और 12 बजे तक दिल्ली में यह बैठक चली। अब इस बैठक में जो अंदर जानकारी आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे, तो वहां पर नई सरकार में शिवसेना शिंदे गुट ने, एकनाथ शिंदे ने कहा कि भाई हमें 12 मंत्रालय दे दीजिए। अब हर 6 विधायकों पर एक मंत्री बन जाए, ऐसे फॉर्मूले की बात है तो 57 सीटें जीती हैं, तो 12 पंजे 60, कुछ उसी के नजदीक की मांग कर डाली। पर मांग में गृह मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी और विधान परिषद का अध्यक्ष भी शिंदे का, महाराष्ट्र विधान परिषद का अध्यक्ष भी शिंदे गुट का हो, यह मांग कर डाली। अब गृह मंत्रालय तो देवेंद्र फडणवीस के पास था जब वो उप मुख्यमंत्री थे। क्या वो मुख्यमंत्री, अगर वो बनते हैं, अभी उस पर भी आता हूं, वो छोड़ना चाहेंगे? वित्त मंत्री तो आउटगोइंग सरकार में अजित पवार थे, तो वो ही रहेंगे, वो उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो गृह मंत्रालय भी गया, वित्त मंत्रालय भी गया, पीडब्ल्यूडी भी गया, सबसे मलाईदार मंत्रालय माना जाता है। तो वो इतना जबरदस्त जनादेश बीजेपी ने क्यों हासिल किया, ये अपने आप में सवाल है। और इसीलिए जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने कोई ऐसा भरोसा नहीं दिया, सबकी बातें सुनी। अब ठीक है, बातें आपने सुन ली, इसके बाद आज भी कुछ बैठकें होने वाली थी। एकनाथ शिंदे, शिवसेना जो असल शिवसेना है, उनकी एक बैठक होने वाली थी। आज क्या हुआ? एकनाथ शिंदे, दारे उनका गांव है सातारा में, वो वहां के लिए निकल पड़े। अब कोई कह रहा है थोड़ी तबीयत नासाज है, कोई कह रहा है वैसे ही चले गए, कोई कह रहा है कि नहीं वो कल वापस आ जाएंगे। उदय सामंत है, नेता हैं उन्हीं की पार्टी के, एकनाथ शिंदे कल वापस आ जाएंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो अंतिम रूप तो आज भी बैठकें हो सकती थी। खबर यह आ रही थी कि 2 तारीख को, 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम में होगा। अब खबर आ रही है नहीं, ये तो 5 तारीख तक मंत्रिमंडल को लेकर, गठन को लेकर तैयारियां अभी चलती रहेंगी और आजाद मैदान में शपथ ग्रहण होगा। तो ये कहानी में ट्विस्ट जो आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? और मंत्रालय को लेकर खींचतान होती है, इसे मैं नॉर्मल पा फॉर कॉस, जो गोल्फिंग भाषा में कहा जाता है, उसे मानता हूं। मंत्रालय को लेकर होगी रस्साकशी, पर मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने में क्या दिक्कत? मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं और फिर आगे विस्तार होता रहेगा, मंत्रिमंडल गठन होता रहेगा। यह भी एक बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। तो एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? या यहां भी कोई सरप्राइज पैकेज आ सकता है?
और कोई बड़ी जिम्मेदारी अध्यक्ष पद खाली होने वाला है। खाली दरअसल टेक्निकलिटी पे देखो तो वो खाली पद हो चुका है, अभी जेपी नड्डा हैं, पर नए अध्यक्ष पर फैसला मंथन चल रहा है बीजेपी में। तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं? और सरप्राइज एलिमेंट, हमें सरप्राइज मिला है, राजस्थान में सरप्राइज मिला, मध्य प्रदेश में सरप्राइज मिला, छत्तीसगढ़ में। पिछले साल यही वक्त था, नए नए चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर ले आई, शपथ दिलवा दी बीजेपी ने। क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा खेला हो सकता है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा शुरू करने से पहले बयानबाजी क्या हो रही है उसकी एक वानगी भी आपके सामने पेश कर देता हूं। संजय राउत शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रमुख चेहरा हैं, मेन प्रवक्ता हैं। 7 दिन के बाद भी आप सीएम नहीं दे रहे, इसकी वजह महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है, जबकि प्रियंका चतुर्वेदी सुर में सुर मिलाते हुए कह रही हैं जब फैसला हो चुका है तो नाम की घोषणा क्यों नहीं कर रहे, कि कर दीजिए घोषणा देवेंद्र फडणवीस के नाम की। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं महायुति के मुख्यमंत्री को लेकर कोई बाधा नहीं, लाडला भाई मेरे लिए किसी भी पद से बड़ा है, याद दिला रहे हैं। तो ये मैं तो चला गांव खेल दिया है कि राजनीतिक दांव, ये भी लाडला भाई याद दिला रहा है और जोर आजमाइश कर रहा है क्या? उधर सुधीर मुनगंटीवार वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के महाराष्ट्र में, वो कह रहे हैं करीब करीब सभी फैसले हो चुके हैं, 20 साल में सबसे जल्द होने वाला शपथ ग्रहण है। और अगर हम 1995 से देखें, चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो एक दिन में सरकार बन गई थी, मंत्रिमंडल का गठन हो गया था, शपथ ग्रहण हो गया था 1995 में, लेकिन 1999 में 11 दिन लगे थे, 2004 में 14 दिन, 2009 में 16 दिन, 2014 में 12 दिन और 2019 में 38 दिन। पर ऐसा जबरदस्त मैंडेट भी कभी नहीं आया, यहां 6 दिन हो गए हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, प्रचंड जनादेश के 6 दिन, महाराष्ट्र सीएम बिन और शिंदे चले गांव, खेल रहे राजनीतिक दांव। चर्चा में मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघा प्रसाद हैं, हमारी पॉलिटिकल एडिटर हैं, लगातार खबरें ब्रेक कर रही हैं, कुछ आज खबर और ब्रेक करने वाली हैं। आदेश रावल, अभी मैं युवा चेहरों से आज परिचय शुरू करवा रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लोकमत में काम भी करते हैं। आदेश रावल, अब दिबांग और विनोद शर्मा में जवान कौन ज्यादा है ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो मैं दिबांग की तरफ पहले, मतलब क्रम में यंगस्टर से तजुर्बेकार की तरफ, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा हमारे साथ हैं। राकेश शुक्ला भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन दिबांग और आपका तो फिल्मों में भी दखल है, रुचि भी है, पहले पर्दे पर भी हम आपको देख चुके हैं, तो फिल्मी भाषा का ही इस्तेमाल करूं, ये तो लग रहा था दी एंड फिल्म का हो गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, अभी क्लाइमेक्स और आने बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है और काफ़ी बाकी है। और देखिए कि लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता कौन होगा ये तक नहीं चुना गया जी, मतलब कोई भी कदम चल क्यों नहीं रहे हैं आप? हाँ। इतनी बड़ी जीत, एक व्यक्ति जो उप मुख्यमंत्री, स्वाभाविक मुख्यमंत्री, उसका नाम की घोषणा भी नहीं। पोस्टर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, देखिए क्या है, स्वाभाविक मुख्यमंत्री, पोस्टर लग गए, नाम का ऐलान नहीं, विधायक दल के नेता का उसकी घोषणा नहीं, क्योंकि वो दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। ये डिबेट में बहुत बार आपने सुना होगा, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स। दुष्टों का आखिरी जो शरण स्थली है वो राजनीति है। आप वो देख रहे हैं इस समय। आप देख रहे हैं किस तरह से एक से एक छुरियां चल रही हैं, चुगलियां हो रही हैं, शिकायतें हो रही हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, छल प्रपंच हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक को रोको, दूसरे को बनाओ, किसी तरह से अपना बना दो, ऐसा ना हो कि इसको बना दिया तो ये बहुत बड़ा इसका कद हो जाए। ये भिड़ंत हो रही है एक ऐसी पार्टी में जिसका चाल चलित चेहरा शुरू से कहा जा रहा है, लेकिन अब तो वो करीब करीब पूरा धुल गया।
और वो हम लोग देख रहे हैं, उसमें बड़े तेजी से ये जो मूव चल रहे जा रहे हैं। इसमें जो आप बता रहे थे कि बैठक का ब्यौरा सामने आ रहा है, उसमें भी देखिए कि ब्यौरा भी एक खास गुट है जो बता रहा है। एग्जैक्टली, खबरें प्लांट की जा रही हैं, जो अपनी भाषा में हम कहते हैं। बिल्कुल, तो वो जो प्लांट की जा रही हैं वो भी एक स्लांट से प्लांट हो रही हैं, और वो स्लांट इसलिए हो रहा है ताकि आपको फायदा मिले। अगर आप देखें जिस तरह के वहाँ पर उम्मीदवार हैं, उनमें तो देवेंद्र फडणवीस, अगर आप देखें तो उस व्यक्ति ने जिस तरह से अपनी छवि बना ली है कि वो काम करते हैं। शुरुआती दौर में उनको हो सकता है ब्यूरोक्रेट थोड़ा दबाते हों, उन पर काम ढीले कर देते हों, लेकिन किस तरह से बाहें मरोड़ना, लोगों से काम करवाना, काम करना, ठसके से काम करना, अपनी बात को मजबूती से कहना। हमने देखा कवरेज में भी किस तरह से उनकी माताजी का, उनकी बेटी का, उनकी पत्नी का, सबके बयान आए। हाँ। तो इस तरह का जो काम है उसमें देवेंद्र फडणवीस बहुत मुस्तैद हैं, बहुत होशियार हैं, काम अच्छा करते हैं, हल्ले के साथ करते हैं। पर जब आप हल्ले के साथ अच्छा काम करते हैं तो बहुत लोगों के पेट में दर्द होता है। और वो लोग जो हैं दिल्ली वाले हैं। अच्छा, दिल्ली वाले हैं। दिल्ली मतलब वालों मैं एकनाथ शिंदे के शब्द चुराऊं कि स्पीड ब्रेकर, वो स्पीड ब्रेकर नहीं है जो ये सरकार के गठन में स्पीड ब्रेकर आ रहा है, ये दिल्ली के द्वारा निर्मित है। दिल्ली में ये लगता है कि अगर ये लड़का इतना तेज हो जाएगा तो ऐसा ना हो कि हमारे अगल बगल मंडराने लगे। और देखिए क्या है राजनीति में कोई मापने का पैमाना तो है नहीं। आपने हल्ला कितना किया, तो नरेंद्र की पसंद है ऐसा कहते हैं बीजेपी के खेमे वाले। हाँ, और ये जब नारा लगाया गया तो उसमें देवेंद्र का भी कुछ हाथ था, इसका उनको खामियाजा भी उठाना पड़ा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना जो साफ दिखाई देता है, लोग कहते कुछ और हैं, मतलब कुछ और होता है, बुलवाया कहीं और से जाता है, ये जो सारे घालमेल दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि हमने तो इतने देखे हुए हैं इस तरह के खेल, तो ये उसी तरह का एक बहुत साफ खेल दिखाई दे रहा है। आप लेजिस्लेटिव पार्टी का आप अपना नेता भी नहीं चुन पाए हैं इस हालत में, जबकि हर कोई कह रहा है कि हाँ जी हो जाएगा, और होता कुछ नहीं है। ये वो एक तरीके से खेल वहां जाकर रुका हुआ है। और कल जब देर रात ये बैठक खत्म हुई तो एकनाथ शिंदे बाहर निकले, वो कहते हैं 2 दिन के अंदर सीएम फेस तय कर लेंगे, बातचीत हो जाएगी। आज झोला उठाकर गांव चल पड़े। आप ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, पर संदीप बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो गांव चले ही नहीं गए, उनको गांव भेजा गया। उनको कहा गया कि भाई आप भी जरा गांव की तरफ चले जाओ। आप देखिए कत्ल की रात कितनी बड़ी लंबी होती है। ये सब मतलब इन सब के इस समय प्रेशर बढ़े, संयोग नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। गांव जाने का दिल किया, मैं भी गांव जाता हूं। नहीं, आप जाते होंगे अपने मन से जाएंगे ना। हाँ, ये गांव यहाँ पर चुनाव हो रहे हो, चैनल में मैं कहूँ जी वो जरा गांव में अपने ईख ऊख का थोड़ा ब्यौरा लेकर आ जाऊं, गन्ना कटाई का मौसम चल रहा है, थोड़ा वो देख कर आता हूं, मैं 2-4 दिन बाद आता हूं। यही तो इसमें बात है कि गांव चले गए लोग, ये कह रहे हैं स्वतः चले गए। कुछ लोग, जैसे अब मैंने कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि भेजे भी गए, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। वो कहावत है ना, गांव बसा नहीं मंगते आन गए, यहाँ गांव बस गया। अब चलाने वाले, सरकार चलाने वाले दिखते नहीं मिल रहे, ढूंढे नहीं मिल रहे। हाँ, ये जो छल प्रपंच है उसी की वजह से है कि किसी का भाव बढ़ जाएगा। देखिए जो भी नेता होता है उसके अपने विरोधी होते हैं। विरोधी समझते हैं कि अगर ये फिर से बन गया तो और बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तो क्या ढूंढो, इसकी काट ढूंढो, भाई ये तो ब्राह्मण है, मराठाओं का राज्य है, मराठा क्यों नहीं होना चाहिए। 18 में से 13 मराठा रहे हैं मुख्यमंत्री, आप वहां पर 2 ही ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए हैं, वहां पर रोक लगा दो। पर 5 साल बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए दिखाई भी दिया देवेंद्र फडणवीस। बिल्कुल, बिना किसी गति अवरोध के, स्पीड ब्रेकर के उन्होंने काम भी किया, ये भी दिखाया है उन्होंने। बिल्कुल ये भी दिखा दिया। जब ये दिखा दिया तो और पेट में दर्द होता है। आप ये देखिए, आपने अच्छा काम किया, पार्टी में इसकी सराहना नहीं होगी। काम का इनाम नहीं, काम तमाम करने वाली राजनीति का अध्याय भी जुड़ गया। बिल्कुल, तो उसमें नए नाम उछाल दीजिए। अब मुरलीधर मोहोल जो यहाँ पर उड्डयन मंत्री हैं, नए हैं, लोग कह रहे हैं बिल्कुल नए हैं, युवा हैं, कोई जानता नहीं है। अभी इसी नाम पर मुरलीधर मनोहर का भी नाम आ रहा है। मोहोल, हाँ, उनका नाम उड़ गया। भाई क्या है कि पुणे से सांसद हैं, उड्डयन मंत्री हैं, महापौर रह चुके, भाई मराठा हैं। और आप ये देखिए कि कई राज्यों में ऐसे नए चेहरे आ जाते हैं, तो उसमें ये शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक सेकंड, मेघा, ये क्या पिक्चर अभी बाकी है या मैं और दिबांग यहाँ बैठे खामखा का छौंक लगा रहे हैं? यकायक जो भाई नाम की घोषणा क्यों नहीं, सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। एकनाथ शिंदे गुट का विधायक दल का नेता एकनाथ शिंदे हो गए, अजित पवार विधायक दल के नेता बन गए,
बीजेपी का विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुना जा रहा? संदीप जी, बीजेपी से ये सवाल मुझे लगता है कि मैं हर रोज दिन में 5 या 6 बार जरूर करती होंगी कि क्या बात हो गई, क्यों रुका जा रहा है, क्यों इतनी देरी हो रही है, क्यों इतना समय आप लगा रहे हैं, मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है सिटी में, ये सब देखने के लिए हम वापस भी नहीं जा पा रहे हैं। सो अब देखिए, जो जवाब आता है संदीप जी वो ये है कि 2 तरीके के जवाब, एक ऑफिशियल जवाब आता है, एक अनऑफिशियल जो आपके नहीं, अनऑफिशियल में हमारी दिलचस्पी है, तो आप जिसे आप सूत्र कह लें। तो ऐसा है कि संदीप जी, समझ यही आ रही है, और आप इनको सूत्र कह लें तो इनके द्वारा जो खबर है वो ये है कि लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग, भारतीय जनता पार्टी की लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग वो तब करेंगे जब उनकी नेगोशिएशन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ पूरी हो जाएगी। ये लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग तब तक नहीं होगी जब तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन, सरकार का जो स्ट्रक्चर है वो फाइनलाइज नहीं हो जाता है। और आप समझिए कि कल जब ये मीटिंग हुई, ये एक थोड़ी सी अजीब सी बात है, क्योंकि कल रात में मैंने भी ये बहुत सवाल किए हैं। ये 3 लोग अंदर थे, अमित शाह जी अंदर थे और भी लोग अंदर थे, उनमें से कुछ लोगों से मैंने कल रात में ही बात करी है। सवाल फिर यही था कि 2 घंटा के लिए आप लोग अमित शाह जी के साथ में बैठे, आप सब बैठे, उसमें 1-on-1 भी मीटिंग हुई है संदीप जी, और सबके साथ भी मीटिंग हुई है। अब 1-on-1 मीटिंग में जो ट्रांसपायर हुआ, सबके साथ मीटिंग में जो ट्रांसपायर हुआ, उसके बाद भी 2 घंटे में कुछ भी निकाल नहीं निकला, नथिंग कॉन्क्रीट केम आउट ऑफ दैट मीटिंग। और जब हमने बार बार ये सवाल किया तो ये बताया गया कि काफ़ी खुशनुमा माहौल था, बहुत हंसी मजाक हो रही थी, इलेक्शन के बारे में डिस्कशन हो रहा था, और कैबिनेट की बर्थ, किसको कितने कैबिनेट बर्थ मिलेंगे, नंबर्स 12 मिलना है, 8 मिलना है, 10 मिलना है, क्या मिलना है, किसको पीडब्ल्यूडी मिलना है, किसको अर्बन डेवलपमेंट मिलना है, किसको होम मिलना है, खींचातनी तो आपस में इनकी हो ही रही है। नहीं, उस पर आते हैं। एक सेकंड, ये थोड़ा, एक मिनट, मेगा होल्ड योर हॉर्सेस। नहीं, वो रायता फैल जाता है। लेट्स नॉट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। यहां सवाल मंत्रालयों के डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं हो रहा, वो तो बाद में भी हो सकता है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, बीजेपी ये ऐलान क्यों नहीं कर रही? सवाल अभी यहां है, गृह मंत्रालय किसका होगा, वित्त मंत्रालय किसका होगा, पीडब्ल्यूडी कौन चाह रहा है? हाँ, उसमें कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया है क्या? जवाब देती हूँ आपको, उसका जवाब देती हूँ कि क्यों नहीं। देखिए, वैसे तो संदीप जी, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो कभी पीछा छोड़ती ही नहीं ऐसे समय में जब आपकी इतनी प्रचंड जीत हुई है और आप मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं कर रहे हैं। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक दिन में 5 अलग-अलग तरीके की आती हैं। अब आपने कल ही सुना कि बीजेपी के अंदर से ही एक पूरी लॉबी निकल के आई जिसने कहा कि नहीं, मराठा चेहरा होना चाहिए, बिना मराठा चेहरा के कैसे चलेगा, इतनी बड़ी जीत हुई है, मराठा के साथ जाना चाहिए, मुख्यमंत्री मराठा होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, आपको खुद समझना पड़ेगा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की क्या स्ट्रैटेजी रही है यहाँ महाराष्ट्र में। 2014 में इन्होंने देवेंद्र फडणवीस को ये लेकर आए, प्रधानमंत्री के पिक थे, तब भी ब्राह्मण थे। 2019 में प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने कैंपेन के समय में ये कहा कि हम इनके नीचे लड़ रहे हैं ये इलेक्शन, उनको पहले ही चेहरा बना दिया गया। तो इस बार तो अमित शाह ने फिर कहा कि हमारी जीत होगी और ये देवेंद्र फडणवीस की जीत होगी, देवेंद्र फडणवीस चेहरा होंगे। इसीलिए तो सवाल ये है, तो सीधा बीजेपी कहे कि भाई देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। बचते रहे संदीप जी, इस बार ये बचते रहे बोलने नहीं, बाद में आखिरी दिनों में अमित शाह ने सीधे देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया। हाँ, तो बोला, बिल्कुल कहा, प्रधानमंत्री ने भी लिया, अमित शाह जी ने भी लिया, तो इन्होंने एक तरीके से इंडिकेट किया। लेकिन मैं आपको कहती हूं, कल की बात ध्यान से सुनिएगा। इशारों में कल बताया गया है इनको कि देवेंद्र फडणवीस ही नए मुख्यमंत्री होंगे। ऑफिशियल तरीके से नहीं बोला गया, ऑफिशियल तरीके से नाम नहीं लिया गया, इशारों में इन दोनों से बताया गया। और ये अब कोई भी उनसे पूछे, जवाब यही आ रहा है कि उनकी भी यही समझ है कि देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं। लेकिन there are lots of slips between the cup and the lip. Absolutely. तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो वही तो, तभी तो ये फिल्म एक वो थ्रिलर के तौर की साबित हो रही है। और विनोद शर्मा भी फिल्मों के अच्छे खासे शौकीन हैं, तो ये पूरी एक थ्रिलर बन रही है विनोद। और इसमें वो झोला उठाकर हम तो चले गांव,
कौन सा दांव खेल रहे हैं एक नाथ शिंदे? खेल कर दिया है कि अच्छा चलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे लाडले भाई को, तो अब मंत्रालय तो मुझे देने पड़ेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे शायद दिबांग भी इशारा कर रहे थे, जो फडणवीस का विरोध है उसकी अपनी पार्टी के भीतर है, महायुति में नहीं है, अपनी पार्टी के भीतर है। महायुति में जो विरोध है वो इस डर से है, इस चिंता से है कि अगर फडणवीस बन जाएंगे तो शिंदे कहां जाएंगे। शिंदे और जो शिवसेना की लड़ाई है उद्धव ठाकरे वाली, उनको तो बड़ा हथियार मिल जाएगा कि इस आदमी ने जितवाया और अब घर बिठा दिया इसको, ये तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया इसको। तो एक जो मराठा मुख्यमंत्री होना चाहिए वो ये नहीं बन सका इस इलेक्शन के बाद। और तीसरी बात कि शिवसेना शिंदे जो हैं वो मन से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनके नेतृत्व में, भले ही बीजेपी जो मर्जी कहती रहे, जो लीडरशिप थी इलेक्शन के दौरान महायुति की, वो शिंदे की थी। और जो फडणवीस थे वो मराठाओं के लिए रेड रैग थे मराठाओं के लिए वो। और मेरा ये मानना है कि अंततोगत्वा जो केंद्र की राजनीति है उसमें संभावना है कि फडणवीस जो है वो बलि का बकरा बन जाए। लेकिन उसमें एक पेच है, जो केंद्र में लोग उनका विरोध करते हैं वो ये भी नहीं चाहते कि वो पार्टी के अध्यक्ष हो जाए। एक तरीका है कि पार्टी के अध्यक्ष इस तरीके से नहीं होंगे कि मुख्यमंत्री बना दो केंद्र महाराष्ट्र में, लेकिन अगर वहां मुख्यमंत्री नहीं बनते तो पार्टी के नेतृत्व का उनका जो दावा है वो प्रबल होता है। और वो यंग भी हैं, एज इज ऑन हिज साइड, और जब एज इज ऑन हिज साइड तो उनके विरोधी कौन हो सकते हैं, आप अंदाजा लगा लो। जो कि बातचीत के कर्णधार हैं वही विरोधी हो सकते हैं ना पार्टी अध्यक्ष पद के लिए। तो ये पेज बुरी तरह से फंसा हुआ है। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति भी अब यहाँ पर उसका खेल भी है, और इसमें योगी आदित्यनाथ जो मजबूत होकर निकले हैं, उनके नारे की अब वो बाकायदा गूंज हो रही है। जबकि उसके बरक्स एक और नारा प्रधानमंत्री ने खड़ा किया, बटेंगे तो कटेंगे की जगह बटे एक हैं तो सेफ हैं, पर बटेंगे तो कटेंगे का नारा अब वो बिल्कुल केंद्र में आता दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें जीत लेना तो योगी मजबूत हुए हैं, और इधर महाराष्ट्र में अगर देवेंद्र फडणवीस मजबूत हो गए तो 2 पावर सेंटर्स क्षत्रपों के रूप में खड़े होते दिखाई देंगे। यही राजनीति, यही अंतर्द्वंद की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल यही अंतर्द्वंद की बात है। और दूसरी बात यह है कि वो जो झोला उठा के चले गए हैं, ये साइ वॉर है, साइकोलॉजिकल वॉर, ब्रिकमैनशिप है। देखिए, सरकार बन सकती है अजीत पवार उनको और बीजेपी को मिलाकर, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बन जाएगी। लेकिन एक सेम्बलेंस ऑफ यूनिटी दिखाना बहुत जरूरी है कि शुरुआत में वो कहते हैं ना, वो हम बचपन में नर्सरी राइम में एक सीखा करते थे, रटाया गया था हमको कि फ्रेंडशिप इज लाइक अ चाइना बाउल, प्रेशियस कॉस्टली वेयर, if once broken can be mended again, but the crack is always there. The crack has come up. क्रैक आ गया है। अब इस क्रैक को छुपाएंगे कैसे, खूबसूरती से निपटाएंगे कैसे, ये देखना है इनकी राजनीतिक कला और आज थोड़ी सी फिल्मी सी महफिल हो रही है। जो आप क्रैक की बात कर रहे हैं, संदीप सोनवलकर, वो गाना भी है, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, तो ये झोला उठाकर चल पड़े गांव, क्या कह रहे हैं एक नाथ शिंदे? मतलब अभी भी मुख्यमंत्री पद का अपना दावा दरअसल नहीं छोड़ा है। वो डिफैक्टिव और डिजोर है। वो 27 को कह तो दिया मैं स्पीड ब्रेकर नहीं हूं, पर वो अभी भी कह रहे हैं भाई लाडला भाई तो मैं ही हूं। संदीप, जहां तक मेरी जानकारी है, एक नाथ शिंदे ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे जो उनको लिख के नहीं दी जा रही है। जो उन्होंने कहा था कि मैं छोड़ रहा हूं, वो भी 2 फोन आने के बाद कहा था, और अब जो पोस्टरिंग कर रहे हैं वो भी किसी के कहने पे कर रहे हैं। तो ये षड्यंत्र तो देखिए सत्ता में होता है, जब सत्ता होती तो षड्यंत्र होगा ही।
भाजपा में देवेंद्र फडणवीस उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उनके विरोधी भी हैं। कई लोगों के खिलाफ उन्होंने बहुत काम भी किए हैं, कई की टिकट काटी है। अभी एक व्यक्ति पैसा देते हुए पकड़े गए थे, उस समय भी बड़ी चोरी चली थी कि किसने पकड़वा दिया उनको। अब वो राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। तो भाजपा का अंतर्द्वंद है, भाजपा की आपस की खींचतान है। वरना ना तो एकनाथ शिंदे ना अजित पवार, इनकी दोनों की ना हैसियत है ना इन पे विकल्प है कि वो भाजपा के नाम का विरोध कर सके। भाजपा जिसको दे देगी, यानी वो मोहनलाल शर्मा जैसा नाम या मोहन यादव भी दे देगी तो उसको भी सबको मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। बस अब भाजपा को ये देखना है कि कौन उनके काम का आदमी है और कौन उनकी बात सुनेगा। अब संघ इसमें बहुत बड़ा रोड़ा है, बता दे रहा हूं, क्योंकि बिना संघ की मर्जी के नहीं बनेगा। यही वजह है कि इतनी खींचतान चल रही है, आप उसको भूल रहे हैं। नहीं, अगर संघ की चलेगी, संघ के तो पसंदीदा हैं, प्यारे हैं देवेंद्र फडणवीस, फिर उनके नाम की घोषणा करके जो भी खींचतान होनी है मंत्रालय के बंटवारे में वो होती रहेगी। जाहिर तौर पे संघ की पसंद है देवेंद्र फडणवीस, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस को बाकी पार्टी के लोग बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं। मराठा का कार्ड, मैं मराठा कार्ड को इसलिए नहीं मानता, अब तक भाजपा ने जितने राज्य हैं वहां पर जो स्थापित लोग हैं या जो स्थापित जाति है, जो सत्तारूढ़ जाति है, उसको हमेशा किनारे पे किया और दूसरों की राजनीति की। हरियाणा में जाट को किनारे पे कर दिया, गुजरात में पटेल को किनारे पे कर दिया और वो अपनी सरकारें बनाते चले गए। उन्होंने ऐसा कोई खेल नहीं रखा जिससे कोई एक जाति विशेष को एकनाथ शिंदे पर और यहाँ शानिया अहमद वो उस ओर इशारा भी कर रहे हैं, हमारे दर्शक हैं चाईबासा में रहते हैं झारखंड में, कि बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिंदे की शिवसेना टूट सकती है। मैं इसको थोड़ा पलटकर आपसे पूछूं, क्या शिवसेना शिंदे गुट के विधायक ये कह रहे हैं भाई आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो हमारा फायदा क्या, और फिर हमारे ही समर्थक कहेंगे कर क्या रहे हो उस गठबंधन में, और उद्धव ठाकरे की रेलेवेंस, वो झटका तो लगा है उद्धव ठाकरे को, उनको बल मिल जाएगा क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना को? मिल सकता है, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना बनी वो सत्ता के लिए बनी है। जो लोग जितने आए थे या तो मंत्री बनने आए थे या कुछ और लेने आए थे, उनको मालूम है सत्ता हाथ में नहीं रहेगी तो उनको ना भाजपा पूछेगी ना नए मंत्री पूछेंगे। क्योंकि पहले तो शिंदे साहब को अधिकार था, वो मुख्यमंत्री थे, वो कई बार अजीत पवार के विरोध के बावजूद भी बिल पास करते थे, अपने लोगों को तमाम सुविधाएं देते थे। तो अब उनके लोगों को भी आदत हो गई सत्ता की, तो सत्ता में हिस्सेदारी उनको भी चाहिए। और वो ये शायद पोस्चरिंग इस बात की भी है कि अपने लोगों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा यदि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो ये तो पूछा जाएगा ना कि आप क्यों गए आखिरकार जब आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया वहां। तो महाराष्ट्र की राजनीति बदलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य यही है कि खुद को मजबूत करना। अमित शाह और जो ये टाइमलाइन एक्सटेंड हो रही है संदीप, पहले बताया जा रहा था 2 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा जी, वानखड़े स्टेडियम में होगा, अब कह रहे हैं जी 5 तारीख को हो पाएगा, आजाद मैदान में होगा। तो मतलब रायता अभी सिमट नहीं रहा है, क्या इसके संकेत ये मिलते हैं? बिल्कुल रायता फैला हुआ है, भाजपा के अंदर रायता फैला, उनको समेटना है। प्रधानमंत्री जी अभी जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस में उड़ीसा, उसके बाद लौटेंगे। शायद प्रधानमंत्री के, शायद ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से सवाल सुलझा, ये भी एक संदेश दिया जा सकता है और उसके बाद सब चीजें सेटल हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि एकनाथ शिंदे साहब को अपने कार्यकर्ताओं को बताना है कि वो अंत तक लड़ते रहे, अपनी पोस्चरिंग भी उनको दिखाना जरूरी है, क्योंकि शरद अजीत पवार साहब तो बेचारे दिखा नहीं सकते, वो तो जो मिल जाए उसमें कबूल है। अब तो मजबूरी है कि एकनाथ शिंदे को भी पोस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। फिल्म का लगातार जिक्र कर रहे हैं, ये राजनीतिक फिल्म है राकेश भाई, पर इसकी अब एंड नहीं हुआ। पटकथा अभी भी लिखी जा रही है। 3 केंद्र हैं, एक मुंबई, एक नागपुर, एक दिल्ली, और इस खींचतान में किसकी स्क्रिप्ट फाइनल होगी ये लड़ाई चल रही है क्या? हम लोग पहले भी बैठे थे, हाँ, तो पहले भी हमने, जब आपने कहा था कि कहाँ पेच फंसा है, तो हमने कहा था कि पेच फंसाया गया है। अब सोमवार के बाद पेच थोड़ा सा ढीला हुआ है। और अभी जो संघ की बात चल रही थी, तो संघ के हस्तक्षेप के कारण ही अब एक जो कहावत कही जाती है ना, भय गति सांप छछूंदर केरी उगिलत बने ललीलत केरी। अब देवेंद्र उस पोजीशन में खड़े हो गए हैं कि ना वो निगलते बन रहे हैं ना उगलते बन रहे हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल आया है, बिल्कुल ही अलग। पृथ्वीराज कौरव हैं, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश वासी, आप ही के सूबे के हैं। वो कह रहे हैं क्या बीजेपी महाराष्ट्र में योगी जैसी छवि वाला मराठा नेता ढूंढने में लगी है, इसीलिए समय लग रहा है? ये बिल्कुल ही नया एक पेच निकाला है।
नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में निर्णय लेगी मुख्यमंत्री के लिए तो देवेंद्र फडणवीस को माइनस नहीं कर सकती, और यदि देवेंद्र फडणवीस को माइनस करेगी तो उसको केंद्र में यानी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। मैं इसीलिए वो युक्ति की बात की। तो मतलब विनोद शर्मा की बात से आप इत्तेफाक रख रहे मैं हैं बिल्कुल मतलब एक धड़ा है बीजेपी का, वो कहेगा भैया मुख्यमंत्री ही रहने दो, देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में नहीं चाहिए। देखिए क्या है, छोटी छोटी कई आंतरिक शक्तियां हैं जो ये प्रयास में थी कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री न बनने पाए। वो छोटी छोटी आंतरिक शक्तियां जब एक नदी में मिलती हैं तो नदी एक बड़ा रूप दिखाई के रूप में चली कि हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं जो देवेंद्र जी जैसे व्यक्ति को लपेट सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो नदी समुद्र के पास पहुंची तो उस नदी का प्रभाव विहीन हो गया। अब इसका संकेत देखिए कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से बात हुई और उसके बाद 24 तारीख से 29 तारीख तक में सिर्फ एक एक कदम का अंतर आया है। एक कदम देवेंद्र जी आगे चले हैं और एकनाथ जी एक कदम पीछे चले। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सौदेबाजी चल रही। अब एक जो मेरे पास जानकारी वो ये है कि एकनाथ शिंदे जी को ये प्रस्ताव दिया गया है कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा तो उसी के पैरेलल आपको महायुति का कन्वीनर बनाया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री के बराबर ही आप रहेंगे, सरकार के फैसलों में भी आपकी पूछी जाएगी, आपसे राय ली जाएगी। फिर एकनाथ जी की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि नहीं, पर उसमें फिर पेंच मंत्रिमंडल गठन का आ जाता है क्या राकेश? क्योंकि भाई डिप्टी सीएम कोई भी आदमी जो मुख्यमंत्री रहा हो, उप मुख्यमंत्री बने, जो देवेंद्र फडणवीस के साथ भी हुआ। अच्छा, उप मुख्यमंत्री पे मैं एक बात और बता दूं। प्लीज। एक जो एकनाथ शिंदे जी ने अपने नजदीकी लोगों से कहा कि जब ये बात आई कि आप उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन जाते, तो एकनाथ जी का कहना था कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में मेरा कद शरद पवार, नितिन गडकरी के बराबर हो गया है, ऐसे में देवेंद्र के अंडर में मैं डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहता। तो अब क्या है, वो चाह रहे थे कि श्रीकांत नहीं, शिंदे ये अपने आप में बार्गेनिंग का एक जरिया, एक सौदेबाजी का औजार भी तो है ना कि भैया ठीक है मैं मुख्यमंत्री नहीं बनता लेकिन हमें गृह मंत्रालय दो, हमें पीडब्ल्यू दो, हमें सहकारिता दो, यही वहां के असली मलाईदार मंत्रालय हैं। नहीं, विधानसभा अध्यक्ष भी। क्योंकि अभी जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो देवेंद्र फडणवीस के बहुत नजदीकी हैं, राहुल नार्वेकर। और मुझे विधानसभा मांग रहे हैं कि विधान परिषद, यहाँ ये भी एक अपने आप में सवाल है। मेरे पास जो जानकारी विधानसभा अध्यक्ष के लिए क्या है, वो चाहते हैं कि मेरा विधानसभा अध्यक्ष है, क्योंकि तो बीजेपी क्या सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाने के लिए चुनाव जीती है? अरे तो क्या बात अटक रही? कल रात में 2 घंटे जो बैठक हुई उसमें निर्णय क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो शर्तें हैं, यदि वो सारी शर्तें भाजपा मानती है कि मुख्यमंत्री के लिए हम सारी शर्त माने ले रहे हैं, तो पता चला कि भाजपा के हाथ में कुछ बचा नहीं। ये दिलचस्प बात है, सहसवान यूपी में रहते हैं, कह रहे हैं एकनाथ शिंदे को बीजेपी से अपना नाता तोड़ लेना चाहिए लेकिन उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। ये मतलब सरकार ये नहीं चाहते कि वहां सरकार बने। हाँ, इनका कुछ कुल मिला के जो सुझाव है, ये फैले हुए रायता को ये चाहते हैं और फैल जाए और एकनाथ शिंदे जी 5 साल कहीं के न रहे। हाँ, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं दिबांग? देखिए, जो मैं अपनी बात कर रहा था तो उसमें मैंने बात की कैसे एक मराठा लीडर हैं, चंद्रशेखर बावनकुले जो हैं वो ओबीसी लीडर हैं, उनकी भी बड़े नाम की चर्चा है, पर मेरे ख्याल से ये कुछ नहीं बनेंगे देवेंद्र फडणवीस ही, क्योंकि आरएसएस का उन पे जोर है। और उससे जो बड़ी बात है, जो आरएसएस का जोर तो वहाँ से आ रहा है, उसके बड़ी बात है जो दिल्ली में बैठे लोग हैं उनको भी ये सूट करता है, क्योंकि फिर जो बड़ी पोस्ट है जिसमें वो बिल्कुल उनके बगल में बैठ जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो खाली रहेगी। लेकिन चूंकि वो देवेंद्र फडणवीस हैं, काम करते हैं बहुत तेजी से और वो एक बड़ी चुनौती बनेंगे, उसका भी आगे दिल्ली वाले ख्याल रखेंगे। उनको देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन वो देवेंद्र फडणवीस नहीं रहेंगे जो पहले थे। मंत्रालयों की जो बांट है उनमें ऐसे ये बात का ध्यान रखा जाएगा कि वो उतने पावरफुल न बने। अब ये देखना है कि ये लड़ाई दिल्ली के नजरिए से है, इसमें कितना आरएसएस वाले मदद करते हैं देवेंद्र फडणवीस की, कितना मजबूत होकर वो उभरते हैं, ये आगे वाले दिनों में खुलेगा। ब्रिंक्समैनशिप जो ये मतलब जो वॉर ऑफ नर्व्स हो रहा है उसमें एकनाथ शिंदे कहां तक डटे रहते हैं? अब मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर ये भी एक अहम कड़ी होगी क्या इस खेल में? देखिए 43 संख्या है वहां, 43 में 20 भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी। नहीं, नंबर्स का खेल नहीं, तो 12 और 11 का उनके पास जाएंगे। अच्छा, कौन से जाएंगे? मैं भाई वहां कौन से में अभी भारतीय जनता पार्टी के पास गृह मंत्रालय था, फाइनेंस अजीत पवार के पास था, तो सवाल इस बात का है कि वो चाहते हैं फाइनेंस और गृह मिले।
तो शर्त जो वो रख रहे हैं ना, उस शर्त के आधार पे ही तो बात अटक रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या बचेगा? भारतीय जनता पार्टी किस लिहाज से, सिर्फ मुख्यमंत्री पद लेना है या आपको कमांड भी रखना है वहां राज्य में? तो राज्य में कमांड रखने के लिए अजीत पवार के पास फाइनेंस है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अच्छी समन्वय है, देवेंद्र और अजीत के बीच में। लेकिन जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसमें लंबे समय तक अब समन्वय का भी अभाव होगा। एक नाथ शिंदे की पार्टी और देवेंद्र जी के बीच में लंबे समय तक समन्वय का भी अभाव होगा, इसलिए सारी स्थितियां स्पष्ट कर ली जाए। और अभी तो ये भी देखना होगा, एक नाथ शिंदे, दरअसल उनकी पार्टी के लोग आदेश कह रहे हैं कल आ जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बता रहा है तबीयत नासाज है। अभी वो लौटते हैं, कब लौटते हैं गांव से, एक कड़ी ये भी है जो ट्रैक करनी होगी। जी, मेरा आपका सवाल मुझसे है संदीप? हाँ, आदेश। देखिए, मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ कि शिंदे साहब गांव में गए हैं और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनूं, कौन से विभाग लूं। अब उनको ये भी सोचना चाहिए कि अब संख्या वैसी नहीं है, अब तो आपके सामने ये है कि अजीत पवार साहब मिलकर बीजेपी सरकार बना सकते हैं। लेकिन आप लोग इस चर्चा में संगठन की बात कर रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि योगी जी और देवेंद्र फडणवीस दोनों एक ही एज ग्रुप के हैं, दोनों की आयु 54 के आसपास है। और योगी जी और देवेंद्र फडणवीस ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बाकी मुख्यमंत्रियों से अलग हैं। यानी बीजेपी लीडरशिप जो है, जो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, वो हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती है। मनोहर लाल खट्टर हो, विष्णुदेव सहाय हो, भजन लाल शर्मा हो, मोहन यादव हो या नैब सिंह सैनी हो, तो ये वो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली से ऑपरेट होते हैं। यानी इनका संगठन पे इतनी अच्छी पकड़ नहीं है। योगी जी दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए, जब बन जाते हैं, और इन दोनों को ही संघ का समर्थन प्राप्त है, इनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। तो जो बात विनोद जी कर रहे थे कि दिल्ली में बैठे किसी व्यक्ति को तकलीफ हो रही है, उनकी आयु 60 साल है या तकलीफ हो सकती है। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को अगर हम छोड़ दें, उसके बाद का जो झगड़ा है, ये वो झगड़ा है, वो उस लकीर से ऊपर जा चुके हैं। अब उनका सक्सेसर कौन हो सकता है पार्टी के भीतर? क्या तो ये बटेंगे तो कटेंगे नारा देने वाले योगी हो रही सकते हैं, या आदेश 24 में लड़ाई हो रही है 29 के लिए? देखिए, नहीं, जरूरी थोड़ी है कि 29 में प्रधानमंत्री छोड़ देंगे, इस बात की क्या गारंटी है? ये लड़ाई हो रही है कि प्रधानमंत्री जी का सक्सेसर पार्टी के भीतर कौन होगा। वही तो मैं कह रहा हूं। अमित शाह जी होंगे, योगी जी होंगे या फडणवीस जी होंगे। ये, हाँ, मैं वही कह रहा हूं, बेसिकली सेकंड लीडरशिप जो डेवलप होनी है बीजेपी के भीतर, उसको लेके ये पूरा झगड़ा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, वो उस सब में बैठ के कैसे समन्वय हो। और जब हम दिल्ली में बैठ के देखते हैं तो हमें नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो हमें वो नेचुरल सक्सेसर लगते हैं। लेकिन क्या संघ को और बीजेपी के संगठन को भी वो नेचुरल सक्सेसर लगते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस हिसाब से बटेंगे तो कटेंगे के नारे को आरएसएस ने अपना समर्थन दिया था, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, उनका, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और उसका 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बनना, मुझे तो याद नहीं जब से मैं पैदा हुआ कोई बना हो। और ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस भी अमर होके आए हैं। तो इन दोनों नेताओं को संघ का समर्थन, आयु इनके साथ, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्यों के बीजेपी की आंतरिक एक द्वंद्व भी है, जो लीडरशिप है। आने वाले दिनों में कौन चेहरा होगा, कौन कमान होगा? आपसे अभी थोड़े सवाल और लेने आदेश, लेकिन मेघा आपको जोड़ना चाह रही थी बीच में। मैं चीज़ों को थोड़ा सुलझाना चाहती हूँ। देखिए, बहुत पैनलिस्ट हैं और लोग अपनी समझ से बातें कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन जो है उस हिसाब से अगर हम आगे चलें तो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रही हैं संदीप जी, अभी जितना बताने की कोशिश की जा रही है। वजह आपने जैसे सवाल किया कि क्यों मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बताया जा रहा है, मैंने आपको बताया, जब तक ये मामला सलटा नहीं लेते अजीत पवार के साथ और एकनाथ शिंदे के साथ, और फंसा मामला एकनाथ शिंदे के साथ ही है,
वहां पर ऐसा है कि कल रात में जब ये 1-on-1 मीटिंग हुई है तो एकनाथ शिंदे जी खुद ही बाहर आकर, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी किसी और से पूछने की, खुद ही बाहर आकर उन्होंने कह दिया ये बात कि हमने 12 मंत्रालय मांगा है, हमने गार्डियनशिप मांगा है, हमने अध्यक्षता मांगी है सभा की, उन्होंने कई सारी चीजें मांग ली है। और वो भी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हमने अर्बन डेवलपमेंट मांगा, हमने होम मांगा। तो एकनाथ शिंदे जी की जो डिमांड्स है ना वो इतनी ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, उनके हिसाब से, जिसको शायद पूरा करना बहुत मुश्किल है। स्ट्रैटेजी यहाँ पर है एकनाथ शिंदे भारतीय जनता अड़े पार्टी की डटे भी रह सकते हैं अपनी इन आराम से मांगों में, या ये सिर्फ करेंगे। बार्गेनिंग है? एक सेकेंड मेगा, वो जो होता है ना कि भाई अगर आपको पिस्तौल चाहिए तो तोप का लाइसेंस अप्लाई कर दो, तो इतनी बड़ी मांगे कर दी, मान जाएंगे या अड़ जाएंगे? ये अभी सवाल खड़ा है क्या? संदीप जी नहीं मानेंगे, संदीप जी नहीं मानेंगे, इसीलिए तो ये समय लग रहा है। अगर माननी ही होती है बात ना, तो कल 2 घंटे में ये पूरी क्लैरिटी हो जाती कि सरकार की स्ट्रक्चर क्या होगी, चीफ मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन ये माननी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। उनके पास भी अब इस बात की एक बहुत मैं ये कहूंगी कि एक स्ट्रेंथ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो बात कर रहे हैं। वो 137 पर है आउट ऑफ 148। हाँ। और एकनाथ शिंदे 57 पर है, जिनकी बार्गेनिंग पावर इतनी बची नहीं है जितना वो बार्गेन कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर वो सरकार से बाहर निकलते हैं, इस युति से बाहर निकलते, तो भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही मजबूत तरीके से देवेंद्र फडणवीस रहे या जो भी रहे, अपनी सरकार चला पाएंगे। इसलिए जितनी बार्गेनिंग पावर नहीं है उतनी आप बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें डायनामिक्स कुछ और भी हो जाते हैं। एक सेकंड आदेश, अगर अड़े रहते हैं, डटे रहते हैं एकनाथ शिंदे और वो नहीं मानते, जो मेगा कह रही है वो अपने आप में बिल्कुल सही है कि भाई बी माय गेस्ट, लीव द अलायंस, पर उससे केंद्र में जो गठबंधन सरकार है और जो घटक हैं एनडीए के, उनको अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तो यहां पर वही, ये दरअसल वॉर ऑफ नर्व्स है। मैं फिर से ये शब्द दोहरा रहा हूं। नहीं, बीजेपी लीडरशिप ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी कि वो ना माने, क्योंकि शिंदे साहब के साथ सांसद हैं और आपको पता है कि ये सरकार जो है अलाइज के ऊपर टिकी हुई है, एनडीए की सरकार है। ये सरकार बीजेपी की नहीं है, ये नंबर 303 नहीं है, 200 सरकार 240 की है और उसमें सहयोगी पार्टनर शिंदे साहब भी हैं। तो बीजेपी कुछ भी करके बीच का रास्ता निकालेगी और उसमें जो महत्वपूर्ण रोल होगा वो सेंट्रल लीडरशिप प्ले करेगी। एकनाथ शिंदे, ये जो बार्गेन पावर चल रही है, दरअसल क्या होता है ना, आदमी मुख्यमंत्री, एक तो महाराष्ट्र में एक रिवाज है, वहाँ आदमी मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर से मंत्री बन जाता है। हाँ। इसके ताजा उदाहरण देवेंद्र फडणवीस हैं, अशोक चव्हाण हैं, नारायण राणे हैं। ऐसे एकमात्र राज्य है महाराष्ट्र ऐसा जहां मुख्यमंत्री बनने के बाद लोग परहेज नहीं करते मंत्री बनने से। तो आप समझिए कि वहां कितना लंबा चौड़ा हिसाब किताब होता होगा। तो एकनाथ शिंदे भी इतने ना सीखिए नेता नहीं है कि वो इतनी अच्छी सरकार जो बनी है पूर्ण बहुमत के साथ, जो लोगों ने मैंडेट दिया है, कि उसका हिस्सा ना बने, क्योंकि उनके भी विधायक हैं, उनके भी कार्यकर्ता हैं, और सबको सत्ता चाहिए होती है। अब इनके मुंह भी खून लग गया है। तो अब उस हिसाब से आप देखेंगे तो एक रास्ता निकलेगा, टाइम लग रहा है। बीजेपी लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप ये तय करेगी कि नहीं, एकनाथ शिंदे भले ही गांव चले गए हों, भले ही वो चारपाई पे लेट के ऊपर देख रहे हो तारों की तरफ, लेकिन उनको बुला के बातचीत होगी, सब कुछ होगा और उन्हें बिल्कुल हिस्सा बनाएगी। कोई ऐसा कारण नहीं मुझे लगता पेड़ के नीचे निर्माण प्राप्ति नहीं, यहाँ पर सत्ता प्राप्ति की लड़ाई भी होती दिख रही है। तो ये जनादेश किस को मुख्यमंत्री बनाने का आदेश देता दिखाई देगा, ये भी साफ हो जाएगा। पर अभी कहानी बाकी है, इसे हम ट्रैक करेंगे।